धीरे धीरे जब आपने स्टार्ट किया फास्ट होता है, धीरे 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 वो स्लो होने लगे। तो तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कभी भी सेम रेट से नहीं चलता, जिसकी वजह से हमें लगा भी एवरेज रेट की जगह हमें एक कौन सा रेट निकालना चाहिए, इंस्टेंटेनियस, हर एक मूवमेंट पे अलग होगा। और वो इंस्टेंटेनियस रेट कैसे निकालते हैं, एवरेज से डिफरेंट होगा। वो दो तरह हम सीखेंगे आज, एक तो उसका एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन, वो तो सिर्फ समझने के लिए है। ज्यादा थ्योरेटिकल कोई फॉर्मूला निकाल लेंगे जिससे हम ये निकाल पाए, ठीक है। हाँ, पहले एक ये वर्ड लिख लेते हैं भी, इंस्टेंटेनियस रेट जो है इट इज ट्रू रेट एंड बेटर देन एवरेज। एवरेज से ज्यादा बेटर है। एवरेज हम मान के चलते हैं भी उसी स्पीड पे रिएक्शन चले जा रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। रिएक्शन की स्पीड धीरे धीरे कम होएगी, हर टाइम पे अलग अलग होती है। उसे कौन सा रेट कहा जाता है, इंस्टेंटेनियस। और ये कैसे निकालते हैं, पहले एक्सपेरिमेंटल समझ लो। एक्सपेरिमेंटल जो रेट है वो हम निकालते हैं ग्राफ से। पहले है ग्राफ ऑफ रिएक्टेंट्स, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ हमने ड्रॉ करना है रिएक्टेंट्स के लिए। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, क्या लगता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे क्या असर होगा टाइम के साथ, डिक्रीज होगा। तो ये कंसंट्रेशन ऐसे डिक्रीज होते जा, ठीक है। अगर ये डिक्रीज होते जा रहा है, 0 टाइम है, 5 पे ज्यादा था, 10 पे कम हो गया, 20 पे और कम हो गया, ऐसे इक्वल इंटरवल में से डिवाइड कर लिया, ग्राफ पेपर पे बन जाएगा, है ना। कंसंट्रेशन 0 टाइम पे कंसंट्रेशन ज्यादा है, टाइम के साथ कम होती जा रही है। जैसे 5 मोलर है मान लो, यहाँ 10 मोलर है, यहाँ 15 है, यहाँ 20 है, कुछ ऐसे। आपको कहता है 10 सेकंड पे, पर्टिकुलर 10 सेकंड पे निकालो कितनी रेट है। तो हम कैसे करेंगे 10 सेकंड पे, इसने ऐसे दिया, वो कहता है 10 सेकंड पे कर्व को ज्वाइन करो और क्या ड्रॉ करो, टेंजेंट। जैसे अब मेरे ख्याल इंस्टेंट स्पीड भी निकालते हो, ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। और टेंजेंट से हम देखेंगे भी कहां कहां मैच हो रहा है हमारा। जैसे मान लो ये वाला हाफ पे मैं ऐसे ले लेता हूँ, हाफ पॉइंट है, मिडल आपको तो दिया जाएगा, 12.5 ले रहा हूँ पॉइंट। इसे यहाँ कटा वो 20 और 25 का हाफ ले लेते हैं, 22.5 ले लेते हैं, है ना। हम इसका स्लोप लेंगे बेटा, ये जो टेंजेंट आया, एक टेंजेंट ड्रॉ किया है, इसका क्या लेंगे, स्लोप लेंगे। जैसे यहाँ ए बी है, इधर ए सी है, तो इसका स्लोप ले लो ए बी अपॉन ए सी। ये आपका स्पीड देगा। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इज स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व एट दैट इंस्टेंट। उस इंस्टेंट पे आप एक स्लोप टेंजेंट का ड्रॉ करो, उससे आप निकालोगे, ठीक है। कितना आ जाएगा, 0 से 12.5, तो ये वाला ए से लेके बी तक अप्रोक्सीमेट 12.5 ले लें, 12.5, नीचे 22.5, 125 बाई 225, इसे सॉल्व करो, 125 बाई 225 सॉल्व कर दो, कितना का आ रहा है, 5/9, बस ये आंसर है, 5/9, 0.545, 55 ही ले लें, 50 बनता रहेगा, तो ऐसे, ठीक है। तो आपको टेंजेंट ड्रॉ करना होता है। मींस एक अगर क्वेश्चन आएगा, मैं डीपीपी में भी डाला ऐसा क्वेश्चन एक, तो आपको ग्राफ बना के दिया जाएगा, ये लाइन भी हमें तो मैच करके दी जाएगी, हमें तो बस ये लेना भी स्लोप कितना है, इस साइड और इस साइड, उस स्लोप से हम क्या निकाल लेंगे, इंस्टेंट हो जाएगा बेटा। तो डेफिनेशन बन गई,
इंस्टेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं एक्सपेरिमेंटली? स्लोप ऑफ टेंजेंट, उसे क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, सेम ग्राफ है प्रोडक्ट्स का। प्रोडक्ट का ग्राफ कैसे आना चाहिए? कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। टाइम के साथ कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए? इंक्रीज। ऐसे ले लें, इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, जब ये कांस्टेंट हो जाता था, इसका मतलब याद है क्या होता था? जब ये कांस्टेंट हो जाती थी, इक्विलिब्रियम। तो हमने ये ग्राफ कहां सीखे थे? इक्विलिब्रियम। फिर से टाइम दिया हुआ है 0, यहां पे 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, कुछ ऐसे। पर्टिकुलर टाइम 10 सेकंड पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है और इसका स्लोप चाहिए। मान लो यहां कट हो गया, कैसे स्लोप ले लेंगे बेटा? इसका स्लोप देखो, यहां कट करके भी ले सकते हो, कहीं से भी ले सकते हो ना। tan थीटा की वैल्यू क्या रहेगी? सेम। जितना ये चेंज होगा अकॉर्डिंगली ये भी चेंज होगा ना। तो यहां कहीं से भी आप ले सकते हो, यहां भी ले सकते हो इवन। ये है ए बी और ये क्या है? ए सी। यहां वैल्यूज ऐसे दी हुई हैं, चलो ये 5 है, ये 10 है, इधर 15, फिर 20, फिर 25। इस तरह का ग्राफ हमें बना के दिया हुआ है। हम 10 सेकंड पे लेना चाहते हैं। ये वाला मैच हो रहा है 15 पे, ये वाला मैच हो रहा है 5 पे, इसे 5 पे मैच कर लो। एक 5 पे मैच हो रहा है, एक 15 पे मैच हो रहा है। इधर दो आपको चाहिए होंगी, एक 20 पे मैच हो रहा है, एक 10 पे। कैसे निकलेगा स्लोप? ए बी अपॉन ए सी। पहले ए बी, नीचे वाली लाइन मैंने 10 से मिलाई है, ऊपर वाली 20 से, तो डिफरेंस कितना है? 10 का। नीचे एक 5 पे मैच हो रही है, कहां पे? 15 पे। 15 और 5 का डिफरेंस कितना है? 10 का। कितनी आ गई? 1 मोलर पर सेकेंड। हो जाएगा। तो ऐसे हम स्लोप निकाल के, हमें ग्राफ कोई भी देगा, या तो रेक्टेंट का देगा, या किसका देगा? प्रोडक्ट का। स्लोप भी हमें तो दिया जाएगा, आपको बस वहां से जो पॉइंट्स हैं वो देखने हैं, हाइट कितनी है और ये वाला कितना है, उससे क्या निकल जाएगा? कर लोगे बेटा? हो जाएगा। दूसरा चेंज, इसमें सिंबल में थोड़ा सा चेंज किया, रिप्रेजेंटेशन में फर्क डाला है हमने। रिप्रेजेंटेशन में जो एवरेज रेट है उसे तो हम कल साइन यूज कर रहे थे डेल्टा, है ना। अगर रेक्टेंट है तो माइनस, प्रोडक्ट है तो प्लस, ए टू बी है। लेकिन आज हम थोड़ा सा इंस्टेंटेनियस ले रहे हैं, तो इसे मैथमेटिकली सिंबल ज्यादा बेटर क्या रहता है? डीए बाय डी। ठीक है। हाँ, इनमें वो रिलेशन सेम ही रहेगा। डिसअपीयरेंस कितने टाइम है, अपीयरेंस कितने टाइम है, कोफिशिएंट, उनमें नहीं कोई फर्क पड़ेगा। वो आप इंस्टेंटेनियस के लिए भी सेम क्वेश्चन कर सकते हो, है ना। जैसे रिएक्शन है 2A प्लस 3B गिव्स 4C प्लस 5D। अगर इंस्टेंटेनियस रेट का भी रिलेशन लिखना है तो उसमें नहीं फर्क पड़ेगा। एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर इसकी इंस्टेंटेनियस रेट 1/2 है, डिसअपीयरेंस ऑफ ए ये किसके इक्वल होएगी? 1/3 डिसअपीयरेंस ऑफ बी। इसमें क्या था? कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो सेम इंस्टेंट पे हो गया ना। तो इसमें कितना होएगा? 1/4 और ये कितना होएगा? 1/5। तो इस चीज में सेम ही आएगा। हाँ, दो चीजों में फर्क है कि इंस्टेंटेनियस रेट एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे लेते हैं, वो एक्सपेरिमेंटल निकलता है और वो ज्यादा बेटर रेट होता है। हमें क्वेश्चन भी आएगा बोर्ड लेवल का कि विच वन इज ट्रू रेट, एवरेज या इंस्टेंटेनियस। तो हम आंसर क्या देंगे? इंस्टेंटेनियस। व्हाई? बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन चेंजेस एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम, है ना। रेट चेंज होती है, एवरेज तो सिर्फ एक आइडिया देती है हमें। वही स्पीड वाला कि हम कह रहे हैं भी स्पीड कार चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, वो 60 ही रहती,
कभी 59 भी होएगी, कभी 61 भी होएगी, कभी 62 भी होएगी। तो वो अलग अलग टाइम पे एग्जैक्ट स्पीड तो उसकी कभी 61 कभी 62 ऐसे है। हाँ एक चलो ऐसे हम ले लेते हैं एवरेज सा भी, हमें पता 60 के आसपास रहा है ना, तो ज्यादा बेटर इंस्टेंटेनियस ही हो। कर लोगे बेटा, हो जाएगा। अब हम आगे कर रहे हैं क्योंकि हमें तो एक्सपेरिमेंट तो करने नहीं है, तो हमें कोई थ्योरेटिकल फॉर्मूला चाहिए इसका कि हमें थ्योरेटिकली पता चल जाए भी इंस्टेंटेनियस रेट कितनी है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थ्योरेटिकल कैलकुलेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट। हम तो कोई फॉर्मूला ढूंढना चाहते हैं इसका, थ्योरेटिकल कैसे निकलेगी। और थ्योरेटिकल निकालने के लिए हमारे पास दो टॉपिक्स हैं, दो लॉ हैं। एक है जिसने पहला एफर्ट लगाया उसे कहा जाता है लॉ ऑफ मास एक्शन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एक थोड़ा सा इसमें इम्प्रोवाइज करके इसी में इम्प्रूव किया है, उसे कहा जा रहा है आजकल जो लेते हैं हम वो है रेट लॉ। तो दो टॉपिक हमने पढ़ने हैं। ये हमें थ्योरेटिकली कोई फॉर्मूला दे देगा जिससे आप कभी भी किसी भी टाइम पे इंस्टेंटेनियस रेट निकाल लोगे, है ना। तो मेन टॉपिक हमारा ये है इंस्टेंटेनियस रेट। और आगे पूरे चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे वो सारा किसके बारे में पढ़ेंगे, इंस्टेंटेनियस। एवरेज एक बार जस्ट आइडिया ले लिया था, अभी 10 तक का टॉपिक आ गया। अभी 10 तक आपको बताते भी एवरेज ऐसे निकाल लो, है ना। तो ये कैसे निकालते हैं, पहला टॉपिक है लॉ ऑफ मास एक्शन। ये लॉ ऑफ मास एक्शन एक +1 में इक्विलिब्रियम चैप्टर में आया था। आपको साइंटिस्ट के नाम भी बताए थे भी, एक होता है गुलबर्ग, एक होता है वाग, जिन्होंने ये दिया था। ये भी क्योंकि प्रीवियस ईयर में नीट में क्वेश्चन आया हुआ भी कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने दिया, तो गुलबर्ग एंड वाग। तो एनसीईआरटी में ऐसे नेम लिखे हुए। किसी को याद है लॉ ऑफ मास एक्शन? मान लो कुछ ऐसे ए प्लस बी इससे प्रोडक्ट बन रहे हैं, ऐसे कोई रिएक्शन है। तो हम वहां करते थे इक्विलिब्रियम में, पहले रेट ऑफ फॉरवर्ड लिखते थे, फिर रेट ऑफ बैकवर्ड लिखते थे, फिर रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, कुछ ऐसा करते थे। तो यहां पे देखना क्या ऐसे लिखा था हमने, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू के ए की पावर ए और बी की पावर बी, ऐसे लिखते थे, है ना। अब इसे समझते हैं कैसे, दोबारा से याद करते हैं। ये लॉ क्या कहता है, ये कहता है रेट किसी भी टाइम पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है रिएक्टेंट की तो रेट ज्यादा है, अगर कंसंट्रेशन कम है तो रेट क्या है, कम है। ठीक है। और इसके पीछे लॉजिक क्या दिया इसने, ये कहता अगर किसी कंटेनर में 1 लीटर का कंटेनर ले लिया, उसमें तुमने ए डाल दिए 3 और 3 डाल दिए बी, अलग अलग मॉलिक्यूल हैं कोई। प्रोडक्ट बनने का मतलब ये है कि जब ए और बी टकराएंगे तभी क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट। अगर मैंने अलग अलग वेसल में रखूं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा बेटा, जब एक में डालूंगा टकराएंगे तभी प्रोडक्ट बनेगा। तो कुछ ऐसा कह रहा है भी जब प्रोडक्ट बनेगा तो टकराने से बनेगा, इसका मतलब जितना जल्दी जल्दी टकराएंगे जल्दी उतना ही रेट क्या होती जाएगी, फास्ट, उतना ही प्रोडक्ट क्या बनेगा, जल्दी। अगर स्लो टकराएंगे तो रेट क्या होगी, स्लो। अब जल्दी कब टकराएंगे देख लेते हैं। एक ये बीकर है, एक और 1 लीटर का ही वेसल लिया, लेकिन उसमें 6 डाल दिए ए और 6 ही डाल दिए बी। क्या लगता है अगर कभी हम क्राउडेड प्लेस पे जाते हैं, एक दिन संडे को चले गए मॉल में, ज्यादा रश है, एक दिन मंडे को गए, रश है नहीं, हमारे कोलिजन होते हैं, हम टकराते हैं एक दूसरे से। वो किस दिन होते हैं, जिस दिन संडे को ज्यादा भीड़ होती है। वही चीज यहां भी है, जितना ज्यादा क्राउड होगा उतना आपस में कोलिजन क्या होंगे, ज्यादा टकराएंगे। अगर ज्यादा टकराएंगे तो प्रोडक्ट बनने के चांस ज्यादा होंगे, प्रोडक्ट बनने के चांस ज्यादा मींस रेट क्या होगी, ज्यादा। तो मैंने 3 की जगह डबल कर दिए 6 की जगह इसी 1 लीटर में ही 12 कर दूं तो क्या लगता है और ज्यादा फास्ट हो जाएंगे। तो लॉ ऑफ मास एक्शन अपनी थ्योरी इस बेस पे दे रहा है। ये साइंटिस्ट की सोच ये है, ये कहते हैं ये तो टकराना है आपस में, जितना जल्दी जल्दी टकराएंगे उतना ही प्रोडक्ट क्या बनेंगे, ज्यादा, रेट क्या होगी, फास्ट। कर लोगे। तो इसने फिर ऐसे हमें लॉजिक दिया, ये कहता मेरे अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए कि रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ
रिएक्शन खासकर इंस्टेंटेनियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। कंसंट्रेशन फिर से ग्राम में नहीं मोल्स में होनी चाहिए, क्योंकि टकराएंगे कौन, मोल है ना, एटम जब मॉलिक्यूल मोल टकराएंगे। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेजिंग टू पावर्स, कितना, रेजिंग टू पावर्स as their coefficients, as their coefficients। हो जाएगा बेटा, तो ऐसे लिख, इट मींस अगर मेरे पास ये इक्वेशन है और इसका कहता है रेट लिख के दिखाना, कैसे लिखेगा, रेट ऑफ पावर रिएक्शन, तो हम कहेंगे रेट ऑफ पावर रिएक्शन कितना आएगा, के कांस्टेंट है, कंसंट्रेशन किस किस की, N2 की मोलैरिटी बता दो कितनी है, पावर कितनी 1, H2 की मोलैरिटी बता दो, पावर कितनी, कम रेट है, हो जाएगा। 2SO2 प्लस O2 2SO3 कैसे लिखोगे, 2SO2 है तो SO2 की पावर 2, O2 की पावर 1 है ना, ऐसे हो जाएगा, कर लोगे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर। क्लियर है बेटा इतना। लेकिन इसमें मुझे एक चीज गलत लगी इसकी, जो मैंने बाद में हमने चेंज की, बाद में क्या चेंज किया, इसकी कोएफिशिएंट वाली बात हमें थोड़ी कम पसंद आ रही है, क्योंकि कोएफिशिएंट तो मैं कभी भी चेंज कर देता हूं। यही इक्वेशन नाइट्रोजन वाली क्या हम ऐसे बैलेंस करके लिख सकते हैं, हाफ N2 3H2 1 अमोनिया, लिख सकते हैं नहीं, क्या ऐसे भी लिख सकते हैं 2N2 6H2 4 अमोनिया, क्या वो गलत हो जाएगा। तो फिर हमने इससे क्वेश्चन किया अभी भाई ये बात बता दे, तो फिर ये एग्री कर गया, ये कहता ठीक है कोएफिशिएंट वाली बात काट दो, कोएफिशिएंट तो कभी भी चेंज हो जाएगा, क्या ऐसा होएगा भी कॉपी पे मैं 2 लिख दूंगा और रेट मेरी फास्ट हो जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा, बीकर में जो चल रहा है वो तो चल रहा है। इसका मतलब इसमें हमने बाद में एक चीज इंप्रूव की है, वो इम्प्रोवाइज क्या किया है, लेटर हमने इसे रेट लॉ बना दिया। ऐसा नहीं है कि कोएफिशिएंट वाली बात हमेशा ही गलत थी, सही थी काफी जगह, रेट लॉ बना दिया, उसमें बस ये करेंगे भी ये पावर है ना जो, ये मुझे डाउटफुल है, तो ये पावर मैं एक्सपेरिमेंट से निकाल लूंगा। पावर कैसे निकाली जाती है, एक्सपेरिमेंट से, तो सारा चीज सेम कॉपी करना है। रेट लॉ इज रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, लेकिन अब रेजिंग टू पावर्स क्या लिखने वाले हैं, रेजिंग टू पावर्स एज देयर कोएफिशिएंट काट के पावर्स एज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, जो हमने स्लोप वाला किया ना एक्सपेरिमेंटली, उससे निकालना हो जाएगा। इट मींस किसी रिएक्शन का रेट A प्लस B, अगर इससे प्रोडक्ट बन रहे हैं तो अगर तो वो कहता है लॉ ऑफ मास एक्शन लगाओ, फिर तो हम A की पावर कितनी लिखेंगे A, B की पावर कितनी लिखेंगे B, है ना, वो तो हो गया लॉ ऑफ मास एक्शन। लेकिन हमने अगर इंप्रूव वाला लगाना है रेट लॉ, तो मैं ऐसे लिखूंगा इट इज इक्वल टू K, मुझे ये श्योर है भी A ज्यादा होने से ज्यादा होगा, ये भी श्योर है कि B ज्यादा होने से ज्यादा होगा, लेकिन कितना होगा वो X और Y वो एक्सपेरिमेंटली निकाल लेंगे। एक्स और वाई कोई ऐसा भी नहीं है कि हमेशा गलत ही आते थे, कई बार कोएफिशिएंट मैच भी कर जाते थे, कई बार नहीं भी करते थे, इसलिए हमने ये भी नहीं कहा लॉ ऑफ मास एक्शन को भी तो बिल्कुल गलत है। बहुत सारी रिएक्शन वो हम लेटर ऑन समझेंगे भी क्या क्या रीजन होता है, कई बार सही आता भी था, कई बार नहीं भी आता, है ना। ये एक्स और वाई जो पावर्स हैं, इन्हें हमने एक नाम दिया आगे, इसे कहा जाता है, ऐसे बोला जाता है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी, इसे एक नाम दिया पावर को, क्या, ऑर्डर, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली निकालना है तो इसे एक नाम देके पहले निकालना सीखेंगे, है ना। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए कितना है x, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी कितना है y। अगर पूछा जाता बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन टोटल होता है पावर का सम x प्लस वाई, तो ऐसे ओवरऑल ऑर्डर बन जाता है किसी रिएक्शन, हो जाएगा।
तो रेट लॉ में ये ऑर्डर कैसे निकालेंगे ये हमने निकालना सीखना है। अगर एक बार थोड़ी सी मेहनत हम कर लेते हैं, मान लो नाइट्रोजन हाइड्रोजन वाली रिएक्शन ही है, एक बार मुझे लैब में जाना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, एक बार मैं उनकी पावर निकाल दूंगा, फिर वो पूरे बोर्ड में सेट हो जाएगा। अभी नाइट्रोजन की पावर इतनी होती है, हाइड्रोजन की इतनी होती है, उसे तुम जो जैसे मर्जी यूज कर लेना, है ना। तो एक बार हम मेहनत करेंगे थोड़ी सी। और वो ऑर्डर कैसे निकालने हैं आगे पढ़ रहे हैं। ऑर्डर एंड इट्स डिटर्मिनेशन। अगर तुम्हें पूछा जाए भी ऑर्डर क्या है तो क्या बताने वाले हो? सुखमन ऑर्डर क्या है बेटा, इसमें क्या लिखोगे? पावर, हाँ, विद रिस्पेक्ट टू इट। हम क्या लिखेंगे? ऑर्डर क्या है? रेट लॉ में यहां से स्टार्ट करेंगे भी। रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो कंसंट्रेशन टर्म की पावर्स होती हैं, कंसंट्रेशन टर्म की पावर, उन्हें पावर वर्ड ना देके, कॉमन वर्ड था, हमने एक स्पेसिफिक वर्ड लिया ऑर्डर। वो सिर्फ केमिकल काइनेटिक्स जो पढ़ रहे हैं उनको समझ आता है ना, तो हमने एक स्पेसिफिक वर्ड दे दिया, हो जाएगा। तो व्हाट इज ऑर्डर? ऑर्डर इज पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन में जैसे मान लो किसी का रेट लॉ एक्सप्रेशन ऐसे लिखा हुआ है, रेट इज इक्वल टू के SO2 की पावर 2 O2 की पावर 2 O2 की पावर 1, ये ऐसे दिया हुआ है, रेट लॉ उसने निकाल दिया। तो रेट लॉ का एक्सप्रेशन है। इसमें मुझे पूछा जाए SO2 का ऑर्डर कितना है? 2, O2 का ऑर्डर कितना है? 1। लेकिन अगर SO2 या O2 दिया ही ना जाए, ऐसे पूछा जाए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है, तो फिर टोटल बता दो, 2 और 1 कितना है? 3। तो हम कहेंगे ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू SO2 तो है 2, O2 है 1, लेकिन अगर ओवरऑल रिएक्शन का लिखें तो कितना है? 2 + 1 कितना? 3। कर लोगे बेटा? चलो ये तो हमें समझ आ गया ऑर्डर, लेकिन ये निकलेगा कैसे? एक बार ये निकल जाए फिर मेरा रेट लॉ का एक्सप्रेशन मैं तुम्हें बता दूंगा, तब तुम किसी भी टाइम पे 10वें सेकंड पे या 12वें सेकंड पे या 15वें सेकंड पे सिर्फ ये करोगे कि रिएक्शन एक बार फ्रीजर में रख दोगे, बीकर उठा के, फ्रीजर में माइनस में चला गया टेम्परेचर, रिएक्शन आपकी ऑलमोस्ट रुक जाती है। जब रिएक्शन ऑलमोस्ट रुक गई तो उसकी कंसंट्रेशन टाइट्रेशन से चेक की जाती है, SO2 कितनी है, O2 कितनी है। वो 12वें सेकंड पे कंसंट्रेशन यहां भरेंगे, कंसंट्रेशन भर के आंसर आ जाएगा। तुम्हें वो कहता नहीं 12वें भी नहीं 15वें सेकंड पे निकालो, तो तुम 15 सेकंड की वेट करोगे, 15 सेकंड आते ही रिएक्शन को फिर से फ्रीजर में लगा दोगे, एकदम स्लो हो जाएगा, रुक जाएगा ऑलमोस्ट। फिर टाइट्रेशन की मदद से इनकी कंसंट्रेशन नोट की जाती है। अब कितनी कितनी कंसंट्रेशन है वो यहां भर के रेट निकाल दोगे। 20वें सेकंड पे, किसी भी सेकंड पे कर लोगे, तो इसमें हमें कोई ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, सीधा बस इसमें भरते जाओ भी कितनी कितनी कंसंट्रेशन है ना, उससे हम रेट निकालते जाएंगे, हो जाएगा बेटा। किसी भी टाइम पे हम रेट निकाल सकते हैं, इसे क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट। लेकिन ये आया कहां से? ऑर्डर भी निकालना सीख लेते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर कैसे करते हैं? डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर थोड़ी मेहनत मुझे लैब में जाके करनी पड़ेगी ताकि जो प्रिसाइज आए, रिजल्ट एक्यूरेट आए। और वो मेहनत मैंने कैसे करनी है? डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर कैसे निकाल लेंगे? हम कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे। इस मेथड को कहा जाता है इनिशियल रेट मेथड। इनिशियल रेट मेथड, इनिशियल रेट मेथड क्या है? किसी रिएक्शन में आपके दो रिएक्टेंट्स हैं, उसका रेट एक्सप्रेशन हमें ये लग रहा है भी रेट एक्सप्रेशन के a की पावर x है, लेकिन b की पावर क्या है? y। लेकिन हमें पता नहीं भी x कितना है, y कितना है, नहीं पता। हम x और y निकालना चाहते हैं। ये क्या कह रहा है? ये कहता है आप ऐसे करो, एक की कंसंट्रेशन चेंज करो, दूसरे की सेम रखो, दूसरे की सेम रख के सिर्फ एक ही कंसंट्रेशन चेंज करो। मान लो ए की कंसंट्रेशन मैं डबल करता हूं, बी की सेम रखता हूं। ए की कंसंट्रेशन डबल करने से मैं रेट ऑब्जर्व करता हूं, दोबारा ग्राफ ड्रॉ करके, स्लोप ड्रॉ करके रेट ऑब्जर्व करता हूं। वो रेट पे ध्यान रखता हूं कि कितने टाइम होती है। मान लो मुझे डाटा ये पता चलता है भी अगर मैं ए की कंसंट्रेशन डबल करता हूं तो मान लो रेट का मुझे पता चलता है भी 4 टाइम हो जाती है, बी नहीं चेंज किया। बताओ अगर ए की डबल करने से रेट 4 टाइम हो रही है तो इसकी पावर कितनी होएगी? 2।
तो हम ऐसे करेंगे, हम कहेंगे पहले ए चेंज कर रहे हैं तो ऐसे लिख लो R2/R1 इज इक्वल टू A2/A1 पावर क्या है x, B2/B1 पावर क्या है y, ऐसे लिख सकते हैं। अगर दो रेट्स ले लें अलग अलग कंसंट्रेशन पे ऐसे हो जाएगा। इनमें से आपने कौन सी चीज सेम रखी, एक बार बी सेम रख दी, ये कट गया, क्या चेंज किया ए, अगर ए चेंज किया तो इसमें फॉर्मूला हमारा ये बन गया R2/R1 इज इक्वल टू A2/A1 होल पावर क्या है x। अब एक्सपेरिमेंट करके आपने क्या निकाल रखा है, R2/R1 निकाल रखा है, ये कंसंट्रेशन मैंने खुद चेंज की थी, यहां वैल्यू करके x निकालते जाएंगे, हो जाएगा बेटा, कर लो भाई। ये अब मैं तुम्हें सीधा भी कह सकता हूं कि डबल कर दीजिए, मैं तुम्हें लिख के दे दूंगा वैल्यू, तुम अपने आप भर लेना भी, इसकी 0.1 है, इसकी 0.2, ये कितनी कितनी है, तुम्हें चार्ट मिल जाएगा, तुम्हें तो बस एक्स निकाल हो जाएगा। तो इसे क्या कहा जाता है, इनिशियल रेट मेथड। अब ए का पावर निकल गया, अब तुम ए को कांस्टेंट रख लो, किसे चेंज करो, बी को। अगर बी को चेंज करके रेट देखें तो फिर से नया एक्सपेरिमेंट करेंगे, R2/R1 इज इक्वल टू B2/B1 होल पावर y, इससे y निकल जाएगा, तो x भी निकल गया, y भी निकल गया। इस तरह के क्वेश्चन हमें आएंगे, इससे हम ऑर्डर निकाल सकते हैं किसी का। अब ये अगर एक बार हम निकाल लें तो फिर हमारी गलती नहीं होगी कोई भी, कोएफिशिएंट जितना भी कोई कैसे भी लिखे रिएक्शन को, डजंट मैटर, तुम N2+3H2 करके लिख लेना, मैं हाफ N2+3/2H2 करके लिख लूं, हमारा आंसर सेम ही आएगा, है ना, हो जाएगा। अब इसका क्वेश्चन देख लो कैसे करते हैं। एग्जाम्पल बहुत सिंपल है। पहला केस, कुछ ऐसे डाटा दिए जाएंगे, जैसे सिंपल हमने पता करना है, मान लो हमें कहता है ऑन डबलिंग कंसंट्रेशन रेट डबल्स, एक ही रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं, चलो एक रिएक्टेंट है कोई, हमें बस इसी का ऑर्डर निकालना है एक बार। तो ऑन डबलिंग ए कंसंट्रेशन रेट बिकम डबल, तो हमें ऐसे लिखा भी R2/R1 इज इक्वल टू A2/A1 होल पावर क्या है x, b है ही नहीं अभी, है ना। तो बताओ डबलिंग कंसंट्रेशन का मतलब क्या, मैं ये लिख दूं भी A2/A1 2 है, रेट डबल का मतलब ये भी 2 है, तो x कितना आ गया 1, है ना। तो कुछ ऐसे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन देगा सिंपल से, कर लोगे बेटा। पावर सेम करनी होती है, बेस सेम हो गए, बेस सेम है तो पावर सेम होंगी, 2 की पावर 1 लिख सकते हैं। तो अगर बेस सेम कर दो आप पहले, फिर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, बेस सेम है तो पावर भी क्या होंगी सेम, तो इसमें ये कॉन्सेप्ट लगेगा, हो जाएगा बेटा। अब ऐसे कुछ और ट्राई करें, क्या क्या दे सकता है हमें। सेकंड देखना अपना करना, डबलिंग कंसंट्रेशन रेट 8 टाइम्स, रेट बिकम 8 टाइम्स, तो रेट बिकम 8 टाइम मींस 8 आ गया R2/R1, दूसरी ओर कंसंट्रेशन क्या है डबल, 2 की पावर क्या है x, क्या मैं इसे 2 पावर बना के लिख सकता हूं, कितना लिख लूं 2 पावर 3 इज इक्वल टू 2 पावर x, बताओ x कितना आ जाएगा 3 आ, तो इसका ऑर्डर कितना है 3। तो कुछ तो एक ऐसे हमें मल्टीपल में जरूरत पड़ेगी, कुछ चीजें मैं और ऐसे बोल देता हूं ना, एक बार हमें प्रैक्टिस हो जाएगी, पता चल जाएगा कैसे कैसे क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट लिखना, थर्ड केस लिखना, डबलिंग कंसंट्रेशन रेट हाफ, रेट बिकम हाफ, on doubling concentration rate become half, doubling concentration rate half, तो कितना आ रहा है बेटा -1 आ जाएगा, हाफ रेट है, कंसंट्रेशन डबल है 2 पावर x, पावर सेम करने के लिए इसे 2 पावर -1 लिख लें 1/2 को, अब बेस सेम हो गए, पावर सेम हो जाएगी, x कितना आ जाएगा -1, हो जाएगा बेटा। फोर्थ, डबलिंग कंसंट्रेशन रेट रिमेन सेम, ये डबल हो गया लेकिन कंसंट्रेशन रेट सेम ही रहा, रेट सेम रहा मींस 1, है ना। तो बताओ 2 की पावर x कितनी ले भी 1 आ जाए,
किसी की पावर 0 क्या होता है 1, है ना, तो फिर x क्या आ जाएगा, 0 ऑर्डर भी है, यस, ऑर्डर कैन बी 0, होल नंबर, फ्रैक्शन, कितना भी हो सकता है, इवन फ्रैक्शन भी आया है, क्योंकि वो तो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है, इसमें हमें डाउट नहीं रहेगा। हो जाएगा, कर लोगे बेटा ये, क्लियर है ऐसे क्वेश्चन? लास्ट एक लिख लो, ऑन डबलिंग कंसंट्रेशन रेट बिकम 1.4 टाइम्स। क्या ये √2 आ जाएगा? चेक करना, क्या √2 1.4 होता है? तो ये हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आ जाए 1.4 वाला। डबलिंग कंसंट्रेशन 2 पावर x, रेट कितना हो रहा है 1.4, और हमें पता है अगर 2 का रूट ले लें, हाफ कर दें, तो x कितना आ जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा बेटा। एक तो इस तरह की चीजें हैं जो आपने याद कर लेनी है, अभी डबल करने से ये हुआ। एक है सेकंड टाइप कर रहे हैं कि डबल हुआ या नहीं हमें नहीं पता, आपको खुद पता करना है। सेकंड टाइप है, आपको ऐसे ग्राफ बना के दिया हुआ है ए बी और रेट का, आपको कोई 2 एक्सपेरिमेंट उठाने हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। पहले दिया हुआ है 0.1 मोलर, ये दिया 0.2 और रेट दे रखा है 2 × 10⁻⁻⁻। फिर ये 0.1 है, ये 0.4 है, रेट हो गया 4 × 10⁻⁻⁻। फिर ये 0.2 है, ये 0.1 है, रेट दे रखा है 8 × 10⁻⁻⁻। 3 एक्सपेरिमेंट में कोई 2 ऐसे होंगे जिनमें ए सेम होगा, 2 ऐसे होंगे जिनमें बी सेम होगा। पहले लिख लो, एक बार बना लो टेबल। पहले 2 में कौन सा सेम है? ए सेम है, तो ए लिखने की जरूरत नहीं है। बी डिफरेंट है, हम लिख लेंगे B2 बाय B1 इज इक्वल टू R2 बाय R1। पहले 2 एक्सपेरिमेंट ले रहे हैं, 2 एक्सपेरिमेंट में क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? चेक करो, R2 बाय R1 इज इक्वल टू B2 बाय B1 पावर y ले लेते हैं इसका ऑर्डर, और ऐसे लिख दूं भी A1 और A2 क्या है? सेम है। ठीक है, पहले कोई 2 ऐसे मिल जाएंगे जिनमें एक सेम है, ए सेम है। अब आगे चेक करना, कोई 2 और ढूंढो जिसमें ए नहीं बी सेम हो। क्या कोई ऐसे 2 हैं जिनमें बी सेम है? 1 और 3 बी सेम है, तो बी कट जाएंगे, फिर हम सिर्फ ए से लिख लेंगे A1 बाय A3 R1 बाय R3, तो मिलेंगे आपको एक सेम वाला मिल जाएगा, एक सेम वाले से आपका काम चल जाएगा, है ना। तो बाद में ऐसे लिख लें R3 बाय R1 इज इक्वल टू A3 बाय A1 पावर क्या है x, क्योंकि क्या सेम है? B1 और B3 क्या है? सेम। इट मीन एक सीधा था भी डबल कर दिया, ये डबल हो गया वो बस आपको खुद प्रेडिक्ट करना है कौन कौन से एक्सपेरिमेंट उठाने हैं। फर्स्ट स्टार्ट आप वहां से करोगे जिसमें एक सेम हो। तो पहले मैंने ये दोनों में से उठा लिया, क्योंकि इसमें क्या था? ए सेम था, ए सेम था, ए कट गया, बी का ऑर्डर निकलेगा। अगर सारे डिफरेंट फिर नहीं निकलेगा, कोई एक तो उसे सेम देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ट्राई करो, इसमें वैल्यूज भरो। पहले में चेक करो क्या आंसर आ रहा है। R2 बाई R1 4 × 10⁻³ डिवाइड 2 × 10⁻³ इज इक्वल टू B2 क्या है? 0.4 बाय 0.2 पावर y। ठीक है, ऐसे भर दिया। बोर्ड में मैक्सिमम टाइम 3 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड लेवल का है, ज्यादातर 3 नंबर इसी में से आएंगे, टेबल आएगा आपको 3 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, क्या आ गया? काट के दिखा दोगे 2, ये कट के दिखा दोगे 2, तो हम ऐसे लिखेंगे प्रॉपर बोर्ड में, y कितना आ रहा है? 1 हो जाएगा बेटा। इसमें R3 देखना कितना है? 8 × 10⁻³ R1 कितना है? 2 × 10⁻³ इज इक्वल टू A3 0.1 0.2, A3 कितना है? 0.2, A1 कितना है? 0.1, होल पावर क्या है? x। ट्राई करो, एक तो चेंज होना चाहिए ना। कितनी आ रही है पावर? 2 आ रही है ना। a की पावर कितनी आई? 2, x इज इक्वल टू 2 आ गया, y इज इक्वल टू कितना आ गया? 1।
क्लियर है? हो जाएगा बेटा ये। अब इसमें आगे क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, पहले यहां तक समझ आ गया? लिखो इसमें पहला क्वेश्चन, राइट रेट लॉ एक्सप्रेशन। पहला क्वेश्चन, राइट रेट लॉ एक्सप्रेशन। कोई भी बता दो। यहां तक तो समझ आ गया भी कैसे कैसे लिए हैं, एक एक्सपेरिमेंट कट जाता था दूसरे से आया था। कोई बोल दो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या बना फिर क्वेश्चन का, के ए की पावर 2 बी की पावर 1। अब एक्स ना लिखो, ए की पावर 2 निकाल तो लिया हमने, बी की पावर 1, तो लिखो रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 2 बी की पावर कितनी है। यहां तक आ गया? पूछना किसी को कुछ? क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन आएंगे सारे, ठीक है। लेकिन सेकंड इसमें आगे और चीजें चेंज कर सकता है। सेकंड लिखना, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट के की वैल्यू निकाल के दो मुझे। फाइंड आउट वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट के की वैल्यू। तो किसी एक एक्सपेरिमेंट में भर दो, पहले में भर दो, इसमें भर दो। रेट पता है, कंसंट्रेशन पता है, पावर पता है, क्या रह गया के। तो किसी एक में भर दो, पहले में भर के देख लो आंसर क्या आ रहा है। 1 आ रहा है, तो ऐसे हम रेट कांस्टेंट भी आगे निकाल। हो जाएगा बेटा? कितना लेंगे? 1। क्लियर है? रेट ये वाला, रेट इज इक्वल टू के, ए की पावर कितनी है 2, बी की पावर कितनी है 1। इसमें वैल्यू भर देते हैं। रेट है 2 × 10⁻³ के निकालना है। ए कितना है 0.1, बी कितना है 0. तो ज्यादा से ज्यादा एक मल्टीपल ऐसे बनाएगा कि आगे थोड़ी सी और चेंजेस कर देगा। के 1 आ रहा है बेटा। दूसरा क्वेश्चन हो गया, कर लोगे? थर्ड, assume law of mass action is valid. Assume law of mass action is valid. Law of mass action is valid. What is relation between rate of disappearance of A and B? What is relation between rate of disappearance of A and B? तो देखो ये कैसे होगा, रेट इज इक्वल टू के, ए पावर 2 बी पावर 1 है ना। अगर ये वर्ड ना भी लिखा जाता, फिर से सुन लो ध्यान से, अगर ये ना भी लिखा जाता भी लॉ ऑफ मास एक्शन वैलिड, और क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता जैसे मैंने पूछा, तो आपको लेना ही पड़ना है। आप मान के चलोगे लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, वैलिड। इसका मतलब ये 2 कोफिशिएंट है ए का, ये 1 कोफिशिएंट है बी का, तो इससे प्रोडक्ट बन रहे हैं। फिर ऐसे इक्वेशन लिखी जाएगी। और अगर ऐसे इक्वेशन लिखी जाएगी तो चेक करना, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/2 डिसअपीयरेंस ऑफ ए, ये कल सीखा था हमने, इज इक्वल टू 1/1 क्या डिसअपीयरेंस ऑफ बी। हो जाएगा ऐसे? इससे जो भी पूछा जा रहा है बेटा भी निकाल दें। क्या करें, डिसअपीयरेंस ऑफ ए, डिसअपीयरेंस ऑफ ए इज 2 टाइम किसके, डिसअपीयरेंस। कर लोगे बेटा? तो वही चीज दोबारा इक्वेशन भी लिख सकते हो आप। जो क्वेश्चन पता चल गया, इक्वेशन लिख लो। इक्वेशन से कल वाले क्वेश्चन में फिर से आ जाएंगे हम कि एक का डिसअपीयरेंस इतना है, दूसरे का कितना होगा। कर लोगे? क्या लगता है डिसअपीयरेंस ऑफ ए, जब कंसंट्रेशन इतनी इतनी है ए और बी की, डिसअपीयरेंस ऑफ ए कितनी होएगी? ऑप्शन 2 × 10⁻³ होएगी, इससे आधी होएगी, इससे डबल होएगी, कैसे होएगी? क्या निकाल सकते हो? तो देखो कैसे। हाँ, हम क्या करेंगे, हमें पता रेट कैसे लिखा जाएगा। रेट लिखा जाएगा हाफ ऑफ डिसअपीयरेंस। इट मीन डिसअपीयरेंस क्या हो जाएगी, हाफ, इधर जाके डबल हो जाएगा बेटा। इट मीन डिसअपीयरेंस ऑफ ए क्या है, रेट जितनी है उसका डबल है। रेट जितनी है उसका क्या है, डबल। तो आपको कहेगा भी पहले एक्सपेरिमेंट में अगर कंसंट्रेशन ए और बी की इतनी इतनी है, रेट नहीं पूछा, क्या पूछा, डिसअपीयरेंस ऑफ ए कितनी। तो हम कहेंगे डिसअपीयरेंस ऑफ ए डबल होएगी, इसका डबल, 2 × 10⁻³ का डबल। ऐसे जब ये हैं ऑप्शन, तो इसमें रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कितनी होएगी, डबल होएगी। हमेशा ही पता रेट का क्या आ रहा है, डबल। तो फिर ऐसे एक आधी चीज ऐसे मल्टीपल, कल और प्रैक्टिस कर लेंगे थोड़ा सा।
अभी सिंपल देख लो फिर से, एक्सपेरिमेंट से स्लोप से वो आ जाएगा हमारी वैल्यू, ठीक है। सेकंड, लॉ ऑफ मास एक्शन, इसको बुलाना क्या नेम है, खड़े हो, स्टैंड अप, बताओ व्हाट इज लॉ ऑफ मास एक्शन। डिफाइन करो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या, किसने दिया, बताओ क्या होता है, डिफाइन करो व्हाट इज लॉ ऑफ मास एक्शन। बैठ जाओ, बोलो नहीं बेटा, है ना, सुनोगे तभी समझ आएगा। लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ लिया बेटा हमने, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, लेकिन रेजिंग टू पावर्स एज देयर कोएफिशिएंट। रेट लॉ में क्या चेंज किया, रेजिंग टू पावर एज डिटरमिन्ड एक्सपेरिमेंट, विच वन इज बेटर, रेट लॉ इज बेटर, क्योंकि वो कभी गलत नहीं होगा। फिर जो पावर है उनको एक स्पेसिफिक नेम दिया है, ऑर्डर, और ऑर्डर कैसे निकालना है, एक की कंसंट्रेशन चेंज करके देखते हैं रेट कितनी चेंज हुई, उससे हम ऑर्डर निकाल लेते हैं। अगर 8 डबल करने से रेट डबल होगी तो 1, 8 डबल करने से रेट 4 टाइम होगी तो 2, 8 डबल करने से रेट 8 टाइम होगी तो 3, तो ऐसे हम निकाल, या फिर ऐसे टेबल देंगे, उसमें आप खुद देख लो, एक सेम वाला उठाएंगे, उनसे आपका एक निकल जाएगा, फिर दूसरा सेम वाला उठाएंगे, दूसरा निकल जाएगा, ऐसे ऑर्डर हम निकाल देंगे, हो जाएगा बेटा। मैम 2 मिनट इसका असाइनमेंट ले जाओ, घर पे प्रैक्टिस कर लो। मैम को कहना, मैम आज बेटा एमटीजी के डाउट्स हैं तुम्हारे, कौन से चैप्टर के हैं, केमिकल बॉन्डिंग, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हैं, अच्छा, फिर इसके बाद दिशा के, वो कब तक करोगे बताओ, आज है ट्यूसडे है ना, वेडनेसडे, आज वेडनेसडे, फ्राइडे दे दें बेटा दिशा वाले, 2 दिन में कर लोगे, सैटरडे, सैटरडे होंगे भी दिशा के डाउट, ठीक है, दिशा वाले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सैटरडे। फिर केमिकल बॉन्डिंग के दिशा के, वो तुमने कर रखे हैं, केमिकल बॉन्डिंग के कोई कर रखे हैं दिशा के, बता दो केमिकल बॉन्डिंग के कब है, मंडे, लिख लो, मुझे याद दिला देना फिर भूल जाएंगे, लिखो 3 दिन आपके हो गए, कौन कौन से हैं, दिशा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सैटरडे, दिशा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सैटरडे, दिशा केमिकल बॉन्डिंग मंडे, ठीक है, क्लियर है बेटा। ये मेडिकल वाले लिखो, नीट प्रीवियस ईयर थर्सडे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मेडिकल वालों के लिए नीट प्रीवियस ईयर थर्सडे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और नीट प्रीवियस ईयर फ्राइडे केमिकल बॉन्डिंग, या ट्यूसडे कर दें, ट्यूसडे केमिकल बॉन्डिंग प्रीवियस ईयर, ठीक है, ठीक है, मुझे ये भेज देना, तो मैं लिख ले, मुझे लिखवा के जाना बेटा ये शेड्यूल, ठीक है, मिल गया बेटा, शीट मिल गया आपको, ठीक है, ये करके लेके आओ।